प्रतापगढ़ नाम के एक राज्य में रामबली नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। रामबली बहुत चतुर, चालाक और बुद्धिमान था, लेकिन वह एक भला आदमी था। अपनी गरीबी की अवस्था में भी वो सुख और संतोष से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसकी पत्नी गर्भवती थी। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, सुनिए जी, आज हलवा खाने का बड़ा ही मन कर रहा है, मगर घर में कुछ भी नहीं है, ना बेसन, ना घी और ना गुड़। आप ये सब चीजें किसी तरह से ले आइए, तो फिर हम दोनों हलवा खा सकेंगे। अरे चिंता मत करो भाग्यवान, मैं अभी बाजार जाता हूँ और ये सारा सामान लेकर आ जाता हूँ, है ना? मैं लेकर आता हूँ। जब रामबली अपने झोपड़े से बाहर निकला तो वो मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, मैंने अपनी पत्नी से ये तो कह दिया कि मैं सारा सामान लेकर आ जाता हूँ, लेकिन कैसे लाऊं और कहाँ से लाऊं? अरे मेरी जेब में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। ये क्या हो गया? अब क्या करूं? वो सोचने लगा। हाँ, चलो अपने पड़ोसी सूर्य सिंह के पास चलता हूँ, वो जरूर मुझे कुछ पैसे उधार दे देगा। जब रामबली अपने पड़ोसी के घर पहुंचा तो उसके पड़ोसी ने उससे कहा, अरे अरे तुम रामबली, आओ भाई आओ। और क्या हाल चाल है भाई रामबली, कैसे आना हुआ? सब कुछ ठीक है भाई। और भाई आप बताओ, आपके क्या हाल चाल हैं? चलो मैं ये कह रहा था कि मुझे कुछ रुपयों की ज़रूरत पड़ रही थी, सोचा तुमसे उधार ले लूं, बाद में चुका दूंगा। तुम तो पड़ोसी हो, तुम मदद नहीं करोगे तो भला कौन करेगा? है ना? पड़ोसी सूर्य सिंह मन ही मन सोचने लगा, हाँ, ये ससुरा गरीब कहाँ से चुकाएगा उधार? बड़ा आया, उधार चुका देगा। अगर इसे उधार दे दूंगा तो वापस मिलने की उम्मीद तो छोड़नी ही पड़ेगी। यह सोचकर वह बोला, मैं ये कह रहा था रामबली कि देखो मित्र, तुम बड़े ही बुरे वक्त में आए हो। देखो ना, मैं तो वैसे राजा का महावत हूँ, पर तुम्हारी ही तरह हूँ तो गरीब ही ना। आजकल तो मेरा हाथ भी बहुत ही तंग चल रहा है भाई। अब मैं अपनी हालत के बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊं। आज तुम्हारी भाभी का दिल भी कुछ मीठा खाने का हो रहा था, मगर मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है कि बाजार से कुछ ला सकूं। अब बताओ भला मैं क्या करूं? ओ, तब तो मैंने व्यर्थ ही तुम्हें तकलीफ दी भाई। चलो भैया, माफ करना। अच्छा, चलता हूं। तभी सूर्य सिंह की पत्नी की आवाज रसोई घर से आई, अजी सुनिए, खीर बनकर तैयार है। खोपा, बादाम, काजू सब डाल दिए हैं। रसोई घर से आई पत्नी की आवाज सुनकर सूर्या एक बार तो हड़बड़ा गया और मन ही मन अपनी बीवी से कहने लगा, अरे मेरी सुसरी, यही गिरी बादाम, काजू, हरा धनिया, पुदीना थोड़ी देर बाद डाल देती तो क्या हो जाता? सारा दिन इसका खाने खाने का काम, कभी खीर खाएगी, कभी हलवा खाएगी, कभी कढ़ी खाएगी, कभी चावल खाएगी। हमें तो ऐसा लगे या एक दिन हम ही खा जाएगी। वह यह सब सोच ही रहा था, तभी उसने स्थिति को संभालते हुए रामबली से कहा, अच्छा मित्र, मुझे लगता है मेरी पत्नी ने खिचड़ी बना ली है। सही कहूं भाई, मेरी पत्नी बहुत अच्छी खिचड़ी बनाती है, बिल्कुल खीर जैसी खुशबू आती है। और खिचड़ी को वो पगली खीर समझकर उसमें काजू बादाम डाल देती है। पगली है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन भाई, जैसे गरीबी वाले हालात हैं, उसके हिसाब से तो पेट भरने लायक पूरी मिलेगी ही नहीं। पर क्या करे भाई, आधे पेट खाकर ही संतोष करना पड़ेगा। यही तो है मजबूरी, और क्या है। उसके बाद रामबली उसके घर से बाहर चला आया और बाहर निकलकर
रामबली सोचने लगा। बड़ा आया मजबूरी मजबूरी। खैर कोई बात नहीं सूर्य सिंह, तुम मुझे कुछ देना नहीं चाहते थे, इसीलिए कुछ ना होने का दिखावा कर रहे थे। रसोई घर से भीनी भीनी सुगंध भी आ रही थी। जरूर उसकी पत्नी ने खीर बनाई थी। मेरा ध्यान भटकाने के लिए खिचड़ी बता रहा कुत्ता। वो अपने ही विचारों में डूबा हुआ था और सोच रहा था, हाँ अब क्या करूं, किसके पास जाऊं, कौन देगा उधार, कौन देगा। लगता है आज मैं अपनी पत्नी की इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा। क्या करूं। चलते चलते रामबली की नजर एक बहुत ही सुंदर घर पर पड़ी, जिस पर बहुत अच्छी सजावट हो रही थी। निकट से गुजर रहे एक राहगीर को रोककर रामबली ने पूछा, हाँ क्यों भाई, ये मकान किसका है और आज इतनी सजावट क्यों है यहाँ पर। अरे भैया तुम्हें नहीं मालूम क्या, ये मकान नगर सेठ शंभू प्रसाद जी की हवेली है, हवेली। तुम कहाँ इसे मकान कहते हो भाई, हैं? हवेली है हवेली। विवाह के 15 साल बाद सेठ जी के यहाँ बेटा हुआ है, बेटा। ऐसी धूमधाम में अब वो खर्चा नहीं करेंगे तो कब करेंगे भाई, हैं? आज सेठ जी के बेटे का जन्म हुए 5 दिन बीत चुके हैं। कल छठी की पूजा की जाएगी और नामकरण संस्कार होगा, मगर ये सजावट और धूमधाम शायद महीनों तक चलने वाली है। हाँ हल्के में मत लियो भाई सेठ जी को, बहुत पैसा है सेठ जी के पास। ओ यानी यहाँ कल दावत होने वाली है, मगर मेरी पत्नी रामवती की इच्छा तो आज हलवा खाने की है, अब क्या करूं। रामबली मन ही मन कुछ तरकीब सोचने लगा और कुछ ही क्षणों में उसके मन में एक उपाय आया और उसकी आंखें चमकने लगी। वहां से निकलकर वो सीधा बाजार गया और एक बेसन के व्यापारी के पास जा पहुंचा और व्यापारी से कहने लगा, राम राम सेठ जी, राम राम। सेठ जी आपके गोदाम में कितनी बोरियां होंगी बेसन की। राम राम भैया, राम राम। कहां से आए हो। मैं सेठ शंभू प्रसाद जी के यहाँ से आया हूँ। कल उनके लड़के का नामकरण संस्कार है ना। ओ अच्छा 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 अच्छा, लड़का हुआ है सेठ जी को। अरे वाह 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 वाह, तब तो हमारी तरफ से सेठ जी को बधाई बोलना। और हाँ बताओ, हाँ कितनी चाहिए ये तो मुझे भी नहीं पता, पर मुझे इतना कहा है कि लाल सूरज बेसन वाले के यहाँ से पता कर लेना कि गोदाम में कितनी बोरियां हैं और थोड़ा सा बेसन नमूने के तौर पर लेते आना, बस इतना कहा है। देखो भाई, गोदाम में रखना तो हमारा धंधा नहीं है, हम तो इस हाथ लेते हैं और इसी हाथ भेज देते हैं। फिर भी समझ लो लगभग 30-40 बोरियां तो होंगी ही होंगी, और इतने में सेठ जी का काम चल ही जाएगा। और क्या। और जहां तक रही नमूने की बात, वो मैं अभी दिलवा देता हूं, निश्चित रहो। सेठ ने अपने नौकर को आवाज लगाई, अरे हरिया, ओ हरिया, अरे कहां मर गया रे। अरे जल्दी से इस आदमी को 1 पाव बेसन दे दो। आ इधर आ, 1 पाव बेसन निकाल कर दे दे इस आदमी को। ये नमूने के तौर पर ले जाकर सेठ शंभू प्रसाद को दिखाएगा। हाँ हाँ दे दो इसको 1 पाव बेसन दे दो। रामबली ने 1 पाव बेसन लिया और वहां से चलता बना। इसके बाद वह एक घी के व्यापारी के पास पहुंचा। अरे राम राम लाल जी, राम राम। अरे जय राम जी की। हाँ बोलो भैया। घी के 50 डब्बे होंगे क्या सेठ जी। 50? मिल जाएंगे। पर भाई तू कहां से आया है रे, और किसने भेजा है तुझे जो 50 डब्बे चाहिए। अरे सेठ शंभू प्रसाद जी ने कहा है मुझे, कल उनके बेटे का नामकरण संस्कार है, घी के लिए पूछ रहे थे। उन्होंने कहा था कि खुला डब्बा देखकर नमूने के तौर पर थोड़ा सा घी लेते आना, बस वही, इसीलिए आया हूं।
अरे अरे अरे, ये क्या बात हुई? नमूना लेकर आना। सुनो, कल जो हमने घी भेजा था, क्या वो मिलावटी था क्या? हैं? जाकर कह देना अपने सेठ से, अपने से लेना हो तो ले, नहीं तो ना ले। अपन नमूना वमूना नहीं देते हैं भाई। बड़े आए, नमूना चाहिए घी का। अरे घी कोई नमूना है क्या? उसकी बात सुनकर रामबली हैरान रह गया और चुपचाप वहां से खिसक गया। नगर में घी के और भी व्यापारी थे। रामबली किसी अन्य घी के व्यापारी के पास पहुंचा और उसे सारी बात बताई। अरे क्या शंभू प्रसाद जी ने हमें याद किया? सेठ शंभू प्रसाद जी ने? ये तो हमारे लिए सम्मान की बात है। मैं नमूने के तौर पर तुम्हें अभी घी देता हूँ। फिर उस दुकानदार ने रामबली को नमूने के तौर पर एक बर्तन में थोड़ा सा घी दे दिया। रामबली बड़ा खुश होकर वहां से चला गया। इसके बाद रामबली एक गुड़ के व्यापारी के पास गया और उसे भी यही बात कही कि उसे नगर के सेठ शंभू प्रसाद जी ने भेजा है और नमूने के तौर पर थोड़ा सा गुड़ चाहिए। उस दुकानदार ने भी बड़ी खुशी से एक डली गुड़ की रामबली को देते हुए कहा, अरे तो जल्दी कर ले भाई, जल्दी। ये ले, एक ढेली ले ले। हाँ, बिल्कुल चोखा गुड़ है, चोखा। और हाँ भाई, जल्दी लौट कर बताना कि कितनी गुड़ की बोरियां भेज दूं। गन्ना खा के फटाफट बताना भाई, कहीं मिठाई बनाने में देर ना हो जाए। गन्ना खा के मिठाई जितने सुकून से बने उतनी ही अच्छी बनती है गन्ना खा के। हाँ। रामबली गुड़ की ढेली लेकर वहां से चला गया। अब हलवा बनाने का सारा सामान उसके पास इकट्ठा हो चुका था। रामबली शाम के समय अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सारा सामान दे दिया। अरे वाह, आप तो सारा सामान ले आए। मैं तो सोच रही थी कि मेरी ये इच्छा आज मेरे दिल में ही रह जाएगी। चलिए अब मैं फटाफट हलवा बना देती हूँ। उसकी पत्नी ने झटपट हलवा बनाकर तैयार कर दिया। संयोग की बात यह थी कि उसी रात उस राज्य का राजा प्रताप सेन भेष बदलकर अपने राज्य में घूम रहा था और ठीक उसी समय राजा प्रताप सेन उस रामबली लक्कड़हारे के घर के पास पहुंचा और दोनों पति पत्नी की बातें सुनने लगा। झोपड़ी के अंदर रामबली ने अपनी पत्नी से कहा, हाँ सुनो भाग्यवान, तुमने हलवा तो तैयार कर दिया है, मगर हम इसे अभी नहीं खाएंगे। क्या पागल हो गया क्या जी? अरे क्या है ना, वो अपना पड़ोसी है ना, राजा का महावत सूर्य सिंह। हाँ, तेरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं उससे कुछ पैसे मांगने के लिए गया हुआ था उधार में। वो कह रहा था कि उसकी पत्नी की इच्छा भी हलवा खाने की है। अगर वो इस वक्त यहाँ पर आ गया ना, तो हमें ना चाहते हुए भी हलवे में से कुछ हिस्सा उसे और उसकी पत्नी को देना पड़ेगा। फिर हमारे हिस्से में क्या बचेगा, सोच भला। हे राम, फिर तो मैं दिया बिना जलाए रखूंगी। अंधेरे में ही हम दोनों बैठकर इस हलवे का आनंद लेंगे। दोनों पति पत्नी ने ऐसा ही किया। वो अंधेरे में ही बैठकर हलवा खाने लगे और आनंद लेने लगे। और उसी समय राजा प्रताप सेन भी झोपड़ी के अंदर दाखिल हो गया। अंधेरे का फायदा उठाकर वो उनके साथ बैठकर हलवा खाने लगा। दोनों पति पत्नी इस बात से अनजान थे कि कोई तीसरा व्यक्ति भी उनके साथ हलवे का आनंद ले रहा है। राजा प्रताप सेन के वहां आ जाने से हलवा बहुत जल्दी खत्म हो गया। इस पर रामबली और उसकी पत्नी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। अरे बहुत जल्दी खत्म हो गया, ये हलवा इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया हैं? रामबली ने तुरंत दिया जला दिया। तभी रामबली ने देखा कि वहां एक तीसरा व्यक्ति भी मौजूद है। उसे देखकर वो हैरान रह गया। तभी उसने कहा, हैं? ए भाई, कौन हो तुम भाई? और यहाँ कैसे आके बैठ गए भाई? हैं? कौन हो? अरे भाई, मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। हलवा तुमने बहुत अच्छा बनाया, कुछ भी कहो। आ हा 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 हा,
अति उत्तम, अति उत्तम। सुनो, मेरी ओर से इसे तुम उपहार समझकर रख लो। ओहो नहीं भाई, नहीं नहीं, अभी तुमने खुद कहा कि तुम हमारे मेहमान हो और मेहमानों से हम कुछ ले ले। ऐसा सवाल ही नहीं उठता। बस दुख इस बात का है भैया कि तुमने चुपचाप सारा हलवा खा लिया। मेरी पत्नी के लिए वो कम पड़ गया। मेरी पत्नी को हलवे की कितनी इच्छा हो रही थी। अरे बड़ी मुश्किल से कुछ उपाय करके, जड़ जुगाड़ करके हलवे का सामान इकट्ठा किया था। मेरी पत्नी ने बड़ी मेहनत करके बनाया था। खैर कोई बात नहीं। उसकी बात सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और फिर उन्होंने कहा, अच्छा, बहुत जड़ जुगाड़ करके तुमने सामान इकट्ठा किया था। अच्छा बताओ तो जरा, किस जड़ जुगाड़ से और किस तरीके से तुमने सामान इकट्ठा किया था? राजा के प्रश्न के उत्तर में रामबलि ने बिना झूठ बोले सारी बातें सच सच बता दी कि कैसे उसने बेसन, घी और गुड़ का इंतजाम किया। और फिर बोला, हाँ, और अब सारा सामान खत्म हो गया। अब हलवा और नहीं बनाया जा सकता। ओ हो, तो ये बात है। देखो, मुझे माफ करना मित्र, मैं मजाक में तुम पति पत्नी की इच्छा पूरी करने में बाधक बन गया। और अब तो तुम मुझसे स्वर्ण मुद्राएं लेने को भी तैयार नहीं हो, किंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, इसीलिए मेरी एक बात मानो। कल सुबह तुम महाराज प्रताप सेन के दरबार में जाना। वो अवश्य ही तुम्हारी कोई ना कोई सहायता जरूर करेंगे, ठीक है ना? जरूर जाना, याद से। इतना कहकर राजा प्रताप सेन वहां से चला गया और महल में पहुंचकर उन्होंने अपने शाही कपड़े पहने और अपने पहरेदार को आदेश दिया, सुनो, कल एक गरीब महल में आएगा जिसका नाम रामबलि है। उसे बिना किसी रोक टोक के और सम्मान के साथ मेरे सामने पेश किया जाए, ठीक है ना? जो आज्ञा महाराज। अगले दिन सुबह रामबलि की पत्नी ने उसे जाकर उठाया और फिर कहा, आज आपको राजमहल के लिए जाना है। सुनिए, आप पहली बार राजमहल जा रहे हैं। महाराज के लिए आपको कुछ भेंट ले जानी चाहिए। अरे हमारे पास है ही क्या महाराज को देने के लिए? आप चिंता मत करिए, आप राजमहल जाइए और देखिए वहां जाकर होता क्या है। और जहां तक महाराज को उपहार देने की बात है, परसों मैंने एक कबूतर पकड़ा था, मैंने उसके पर काट दिए हैं। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि हम उसे पाल सके। आप उसी कबूतर को ले जाकर महाराज को उपहार में दे देना। रामबलि अपनी पत्नी की बात मानकर राजमहल की ओर चल दिया और ठीक उसी समय राजमहल के पहरेदार ने राजा प्रताप सेन से कहा, महाराज, एक दूत आपसे मिलना चाहता है। दूत को महाराज के सामने प्रस्तुत किया गया। महाराज की जय हो। मैं सुल्तानगढ़ के महाराज का दूत हूँ। हमारे महाराज ने आपके लिए एक पैगाम भेजा है। हाँ, तो बताओ फिर क्या पैगाम है, सुनाओ हमें। महाराज, ये पैगाम सांकेतिक है जो आपको खुद ही समझना पड़ेगा और उसका उत्तर देना होगा। इतना कहकर उस दूत ने खड़िया से फरस पर एक गोल घेरा बना दिया और अपनी जेब से कुछ गेहूं के दाने निकालकर उस गोल घेरे के चारों ओर बिखेर दिए। और इसके बाद उसने राजा से कहा, महाराज, यही पैगाम है हमारे राजा का आपके लिए। आप इसका क्या उत्तर देना चाहते हैं, बताइए। यह देखकर महाराज सोचने लगे, ओहो, इस दूत ने तो हमें मुश्किल में डाल दिया। सुल्तानगढ़ राज्य हमारे राज्य से 20 गुना ज्यादा शक्तिशाली और विशाल है। उसके राजा सुल्तान सिंह को निराश भी तो नहीं किया जा सकता। इसीलिए किसी भी तरह से इस पहेली का हल तो निकालना ही पड़ेगा। राजा प्रताप सेन की समझ में इस पैगाम का कोई भी सही उत्तर नहीं आ रहा था। उन्होंने अपने महामंत्री से कहा, मंत्री जी, बताइए इस पैगाम का क्या अर्थ है? परंतु महामंत्री और बाकी सभी मंत्री मिलकर भी इस पैगाम का
कोई भी उत्तर ना समझ सके। पूरे राज दरबार में सनसनी और भय का माहौल बन गया था। तभी महामंत्री ने राजा से क्षमा मांगते हुए कहा, महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मगर सुल्तानगढ़ के महाराज का यह संकेत मेरी समझ से बाहर है और बाकी दरबारी भी इसका कोई अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं। हम क्षमा चाहते हैं महाराज। अब हम क्या करें? इस पैगाम का क्या उत्तर दें इस राजदूत को? तभी राज दरबार में रामबलि का आगमन हुआ। रामबलि ने महाराज को प्रणाम किया और राजा को देखते ही रामबलि समझ गया। अरे ये तो वही व्यक्ति है जो रात को भेष बदलकर मेरे घर पर आया था। राजा ने भी रामबलि को पहचान लिया। राजा प्रताप सेन की नजर जैसे ही रामबलि पर पड़ी, उन्हें पिछली रात की घटना याद आ गई। दिमागी रूप से परेशान होने के बावजूद भी राजा ने रामबलि का बेहद अच्छे तरीके से स्वागत किया। अरे अरे मित्र, आओ आओ। तुम्हारे राज दरबार में आने की बात तो हम भूल ही गए थे, इसीलिए तुम्हारे स्वागत सत्कार का कोई प्रबंध नहीं कर पाया। क्षमा चाहते हैं हम। अरे महाराज, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो आपका सेवक हूँ और आपके दर्शन के लिए आया था। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि आपने मुझे सबके सामने पहचान लिया। बल्कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ जो कल मैंने आपको नहीं पहचाना। अनजाने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो नादान समझ के मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे अरे अरे, इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है? बल्कि माफी तो हमें मांगनी चाहिए। तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की इच्छा में हम बाधक बन गए और तुम्हें हलवा नहीं खाने दिया। क्षमा प्रार्थी तो हम हैं। राजा प्रताप सेन और रामबलि की बातों को कोई भी मंत्री और दरबारी समझ न सके कि आखिर ये किस बारे में बात हो रही है। कुछ देर बात करने के बाद रामबलि राजा प्रताप सेन के चिंतित चेहरे को देखकर समझ गया कि महाराज किसी परेशानी में है। तो रामबलि ने महाराज से कहा, महाराज, आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। यदि आप चाहें तो आप अपनी परेशानी मुझे बता सकते हैं। रामबलि अपने झोले में कबूतर को रखकर लाया था। राजा प्रताप सेन ने एक क्षण सोचा और फिर रामबलि को अपनी परेशानी बता दी। उनकी बात सुनकर रामबलि ने कहा, ओ, तो सुल्तानगढ़ के राजा के इस पैगाम ने आपको परेशान कर रखा है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसका उत्तर दे दूं। अगर तुम ऐसा कर पाए तो हम तुम्हें बहुत बड़ा उपहार देंगे। फिर रामबलि ने अपने झोले से उस कबूतर को निकाला और उस गोल घेरे में छोड़ दिया। कबूतर एक क्षण रुका और फिर उसने सारे गेहूं के दाने बारी बारी से चुग लिए। कबूतर सारा दाना खा चुका था। यह देखकर सुल्तानगढ़ से आए राजदूत ने महाराज से कहा, धन्यवाद महाराज, मुझे अपने पैगाम का जवाब मिल गया। अब मैं यहाँ से जाता हूँ। दूत के जाने के बाद महाराज ने रामबलि से पूछा, एक बात बताओ रामबलि, ये कबूतर तुम किस लिए लाए थे? महाराज, मैं इसे आपको उपहार में देने के लिए लाया था, किंतु मुझे खुशी है कि ये आपकी परेशानी को हल करने का माध्यम बन गया। बात यह है महाराज कि पहली बार मैं आपके दर्शन के लिए आ रहा था, इसीलिए मेरी पत्नी रामवती ने कहा कि खाली हाथ महाराज के दर्शन के लिए ठीक नहीं रहेगा, तो मैंने यही कबूतर उपहार में लाने का निश्चय किया। राजा ने बड़ी खुशी से रामबलि का उपहार स्वीकार किया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेकिन एक बात और बताओ रामबलि, तुमने सुल्तानगढ़ के राजा सुल्तान सिंह के पैगाम का क्या उत्तर निकाला और उसका जो तुमने उत्तर दिया वो क्या था? अरे वो तो बहुत मामूली सी बात है महाराज। सुल्तानगढ़ के राजा का वो गोल घेरा वो आपका राज्य था और उस गोल घेरे को आपका राज्य मानकर उसके चारों ओर गेहूं के दाने बिखेर कर अपनी सेना द्वारा आपके राज्य को चारों तरफ से घेर लेने का संदेश भेजा था और राज्य पर आक्रमण करने का इरादा था उनका। मैंने कबूतर को गोल घेरे में छोड़ दिया, उसने सारे गेहूं के दाने साफ कर दिए, ये संदेश देने के लिए कि हमारी सेना इतनी बुलंद है कि वो उनकी सेना को गेहूं के दानों के बराबर साफ कर देगी।
अब समझ जाओ। हाँ, बस इतनी सी बात थी महाराज। रामबलि की बात सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर रामबलि से बोला, अच्छा शाबाश शाबाश रामबलि, तुम्हारा दिया हुआ उत्तर हमें बहुत पसंद आया। उसे अब अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। हम डरपोक नहीं हैं, हम मुकाबला करने वालों में से हैं। तो ठीक है, हम आज ही से तुम्हें अपना विशेष सलाहकार नियुक्त करते हैं। महामंत्री जी, रामबलि के लिए एक सुंदर भवन तैयार किया जाए।